हेलो दोस्तों, एम्पावर ला चैनल की तरफ से आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। क्या आपको पता है जो इंडिया का डिवोर्स रेट है वो काफ़ी लोएस्ट है, जो कि है 0.01% एज पर वर्ल्ड रेट। लेकिन हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण फिर भी हमारे आसपास कई ऐसे केस मिलते हैं जो डिवोर्स के लिए होते हैं। तो आओ आज हम इस वीडियो के बारे में जानेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि डिवोर्स के कौन से ग्राउंड है, किस ग्राउंड के ऊपर आप डिवोर्स ले सकते हो और कौन से प्रोसेस है, क्या प्रोसेस होगा उसके लिए, और अगर इरिट्रेबल मैरिज है तो उसमें डिवोर्स कैसे होगा। तो आओ चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी पिछली वीडियो को भी देखें और इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उसको शेयर करें, कमेंट में करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो आओ चलिए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, वो है कि डिवोर्स क्या है। सबसे पहले है डिवोर्स क्या है। डिवोर्स का मतलब होता है ब्रेकिंग अप लीगली। आपको लीगली जो लीगल प्रोविजन है उसके हिसाब से जो आपकी मैरिज है उसका ब्रेकअप होना, उसको बोलते हैं डिवोर्स। डिवोर्स का मीन है एंडिंग अ मैरिज विद द रूल्स। जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी जो मैरिज हुई थी जो वो भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर हुई थी, तो उसका जो एंडिंग है उसको बोलते हैं डिवोर्स। जो हमारा ओल्ड आइडिया होता था वो होता था मैरिज लास्ट फॉर एवर, जो कि हमारे जब 1955 से पहले हमारा लॉ आइडिया था वो ये होता था कि जो हमारी मैरिज है वो सैक्रोसैक्ट है, मतलब कि अगर एक बार मैरिज हो गई तो वो कभी भी नहीं टूट सकती। लेकिन जो हमारा न्यू आइडिया है जो कि काफ़ी प्रफलित हुआ है हमारे जो 1955 के कोडिफाइड होने के बाद जो हिंदू मैरिज एक्ट के, तो वो है कि सम टाइम इट इज़ ओके टू स्प्लिट। अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में नहीं बन रही है, तनाव रहता है उनके रिश्ते में, तो वो एक तो ये सम टाइम इट इज़ ओके टू स्प्लिट, तो ये ओके है स्प्लिट होना। तो ये था हमारा जो डिवोर्स का मतलब था। अब डिवोर्स है जो सेक्शन 13 में हमें बताया गया, हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 है उसका सेक्शन 13 है, वो हमें बताता है कि हमें डिवोर्स कैसे मिलेगा। सबसे पहले तीन प्रकार के इसमें होते हैं, सेक्शन 13 सब क्लोज 1, सेक्शन 13 सब क्लोज 2 और सेक्शन 13 सब क्लोज 1 है। सेक्शन 13 जो 1 है वो हमें बताएगा जनरल ग्राउंड्स, जो कि बहुत स्पाउसेस के लिए होंगे, हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए होंगे। तो ये है वो जनरल ग्राउंड जिसके ऊपर डिवोर्स मिल सकता है। उसके अलावा जो सेक्शन 13 क्लोज 2 है वो हमें एडिशनल ग्राउंड बताता है, जो कि सिर्फ वाइफ के लिए होती है, जो कि वाइफ को एक्स्ट्रा ग्राउंड दिए जाते हैं। जो तीसरा है वो है सेक्शन 13(1) के अंडर पोस्ट सेपरेशन ग्राउंड। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात कर रखी है, जो कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट है और जुडिशियल सेपरेशन है। तो अगर आपको वो पहले प्रोवाइड हो रखा है कोर्ट की तरफ से, आपको उसके लिए डिग्री पास हो रखी है दोनों में से किसी एक के लिए, तो उसके बाद भी आपको पोस्ट सेपरेशन ग्राउंड में वो डिवोर्स के लिए काउंट हो जाएंगे। तो आओ ये थे हमारे तीन प्रकार के ग्राउंड जो कि हमें डिवोर्स के लिए जिसके ऊपर हमें निर्भर रहना पड़ता है। तो आओ हम एक एक ग्राउंड को अच्छे तरह से समझेंगे। सबसे पहले जो हमारे जनरल ग्राउंड है सेक्शन 13 सब क्लोज 1 में जो आते हैं वो है फॉल्ट बेस्ड ग्राउंड फॉर बोथ स्पाउसेस। तो ये ग्राउंड है, ये वो ग्राउंड है जो दोनों स्पाउसेस के लिए होते हैं। ये फॉल्ट बेस्ड होते हैं, जिसमें कि फॉल्ट थ्योरी काम करती है कि किसी एक हस्बैंड या वाइफ में दोनों में से किसी एक की गलती होगी तभी ये ग्राउंड अप्लाई होंगे। तो ये होते हैं जनरल ग्राउंड। इनमें सबसे पहले आता है अडल्ट्री। अडल्ट्री क्या होता है दोस्तों? अडल्ट्री होता है वॉलंटरी इंटरकोर्स आउटसाइड मैरिज। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी अगर अपने जो रिश्ता है पति पत्नी वाला उसके बाहर जाके किसी दूसरे बंदे के साथ वो इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो वो और अपनी वॉलंटरी बिना किसी कोर्सन के बिना किसी फोर्स के अगर वो वॉलंटरी इंटरकोर्स करते हैं आउटसाइड मैरिज, तो वो एडल्ट्री में काउंट होता है, जो कि ग्राउंड माना जाता है डिवोर्स के लिए। तो ये था पहला ग्राउंड। और दूसरा ग्राउंड है क्रुएल्टी। क्रुएल्टी दो तरफ से हो सकती है सर। फिजिकल क्रुएल्टी भी होती है और मेंटल हार्म क्रुएल्टी भी होती है। फिजिकल क्रुएल्टी में अगर हस्बैंड फॉर एग्जांपल हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को पीटता है तो वो उसके फिजिकल क्रुएल्टी में माना जाता है। और दूसरी तरफ मेंटल हार्म, कोई अगर फॉर एग्जांपल अगर वाइफ अपने हस्बैंड को परेशान कर रही है, मेंटली हरास कर रही है कि वो ये करेगी वो करेगी और उसको मेंटली परेशान कर रही है, तो जो है एक क्रुएल्टी में माना जाएगा और ये एक ग्राउंड बन जाएगा डिवोर्स के लिए। तो ये थे दूसरा ग्राउंड। तीसरा ग्राउंड था हमारा डिजेशन। डिजेशन क्या होता है? अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी
अपने स्पाउस को बताए हुए बिना, अगर हस्बैंड है तो वो वाइफ को, और अगर वाइफ हो वो हस्बैंड को बिना बताए, बिना किसी एक्सक्यूज के 2 साल या उससे ज़्यादा उससे दूर रहती है, बिना किसी उससे उसको छोड़कर रहती है, तो उसको डिजेशन काउंट किया जाता है, और ये एक ग्राउंड है डिवोर्स के लिए। तो जो भी हस्बैंड और वाइफ है जिसको दूसरा बंदा छोड़ के गया है, तो वो पटिशन फाइल कर सकता है ऑन दिस ग्राउंड फॉर डिवोर्स। और जो हमारा चौथा ग्राउंड है वो है कन्वर्शन। आप सभी को पता ही है कि अगर आप एक वैलिड हिंदू मैरिज में हिंदू होना जरूरी है दोनों पार्टियों का, तो अगर वो एक शादी हो रखी है, दोनों हिंदू है, लेकिन उसके बाद हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लेता है अदर देन जैन, सिख, बुद्धिज्म और हिंदू, और किसी रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो कन्वर्शन में काउंट किया जाता है, और इसी कन्वर्शन के ग्राउंड को डिवोर्स के लिए माना जा सकता है। तो इसके बाद पांचवा है मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर का मतलब होता है अनसाउंड माइंड और सीवियर मेंटल इलनेस। अनसाउंड माइंड है अगर किसी का, हस्बैंड या वाइफ में से किसी का भी अनसाउंड माइंड है, और सीवियर मेंटल इलनेस है, और कुछ ऐसी मेंटल इलनेस है जिसको कि बर्दाश्त किया ना जाए, बल्कि रीजनेबल स्कोप से ऊपर है, तो उसके ऊपर ये एक मेंटल डिसऑर्डर को भी एक ग्राउंड ऑफ डिवोर्स माना जाता है। इसमें ये शर्त होती है, कंडीशन जो ये है कि जो कोर्ट है वो बोलता है कि आप उसके जो मेडिकल डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड करवाओ। पांच में हमारे पास वेनेरियल डिसीज। वेनेरियल डिसीज का मतलब इनक्योरेबल एंड कम्युनिकेबल डिसीज। इनक्योरेबल मतलब कि जो ठीक ना हो, जैसे लेप्रोसी, पहले लेप्रोसी को भी इसी में काउंट किया जाता था, लेकिन एक अमेंडमेंट के बाद लेप्रोसी को इससे हटा दिया गया, और जो भी इनक्योरेबल है, जिस जो कि मतलब जो डिसीज सही नहीं हो पा रही और एक रीजनेबल स्कोप के ज़्यादा कि उसके साथ रहना असंभव है, और कम्युनिकेबल डिसीज जैसे कि HIV, एड्स अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक को है, तो जो हस्बैंड और वाइफ दूसरा है, अदर पार्टी है, वो अप्लाई कर सकती है डिवोर्स के लिए ऑन दिस ग्राउंड फॉर वेनरियल डिसीज। रिनाउंसिएशन, तो दोस्तों ये भी एक ग्राउंड है डिवोर्स के लिए, जिसमें कि जो स्पाउस है वो रिनाउंस कर देते हैं वर्ल्डली लाइफ, वो सन्यासी बन जाते हैं, अपना पूरा घर बार से भी छोड़ के, तो वो सन्यासी बन जाते हैं, बिल्कुल घर का मोह त्याग देते हैं। तो ये भी एक ग्राउंड है रिनाउंसिएशन, जो कि डिवोर्स के लिए माना जाता है। लास्ट जो ग्राउंड है वो है प्रीजम्पशन ऑफ डेथ। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हस्बैंड या वाइफ जो कि बिना बताए हुए, दूसरे अपने पर्सन को बिना बताए हुए कहीं चले जाते हैं, और 7 साल तक उनकी कोई खबर नहीं रहती, 7 या उससे ज़्यादा साल तक अगर उनकी कोई खबर नहीं रहती कि वो कहाँ हैं, किस हालत में हैं, वो जिंदे हैं या मर चुके हैं, तो अगर वो कुछ भी नहीं पता चलता तो उसको एज्यूम कर लिया जाता है डेथ। तो ये भी एक ग्राउंड माना जाता है डिवोर्स के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे ग्राउंड: अडल्ट्री, क्रुएल्टी, डिजर्शन, कन्वर्सन, मेंटल डिसऑर्डर, वेनरियल डिसीज, रिनाउंसिएशन एंड प्रीजम्पशन ऑफ डेथ। ये वो ग्राउंड थे जिसके ऊपर आप हस्बैंड और वाइफ दोनों ही हमारे डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते थे। अब हमारे जो अगला सेक्शन 13 सब क्लोज 2 है, वो हमारी एडिशनल ग्राउंड है, वो वाइफ के लिए है, जो वाइफ को एक्सक्लूसिव ग्राउंड जो वाइफ को दिए गए हैं वो है। सबसे पहला है प्री एक्ट पोलीगैमी। पोलीगैमी क्या होता है? एक एक से ज़्यादा अगर शादी करके हस्बैंड है जो एक से ज़्यादा वाइफ रखता है, तो उसको पोलीगैमी बोला जाता है। तो ये जो ग्राउंड था वो ज़्यादातर यूज़ होता था जब 1955 से पहले जो शादियाँ हो रखी थी उनके लिए होता था, क्योंकि आजकल तो जो पोलीगैमी है वो बैन ही कर रखी है। तो हस्बैंड है जो, अगर उसकी अनदर वाइफ है बिफोर 1955, तो वो जो वाइफ थी वो इस एक्ट के, इस ग्राउंड के अंदर, प्री एक्ट पोलीगैमी के अंदर डिवोर्स के लिए फाइल कर सकती थी, लेकिन आजकल इसका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है क्योंकि पोलीगैमी आजकल बैंड है। उसके बाद आता है दूसरा ग्राउंड रेप, सोडोमी और बिस्टियलिटी, जो कि हस्बैंड के द्वारा कमिट की जाती है। रेप का तो आप सभी को पता है, जो दुष्कर्म किया जाता है। सोडोमी का मतलब है अननेचुरल सेक्स अगर किया जाता है तो वो सोडोमी में काउंट होता है, और बिस्टियलिटी मतलब अदर देन ह्यूमंस, अगर कोई इंटरकोर्स करता है हस्बैंड किसी के साथ, वो बिस्टियलिटी माना जाता है। नेचुरली इसमें एनिमल्स आते हैं, एनिमल काउंट होते हैं। तो अगर ये तीनों में से कुछ भी पॉइंट है तो वो ग्राउंड माना जाएगा डिवोर्स के लिए, जिसके लिए वाइफ अप्लाई कर सकती है। तीसरा पॉइंट इसमें आता है वो आता है मेंटेनेंस ऑर्डर। अगर नो कोहैबिटेशन फॉर 1+ ईयर आफ्टर मेंटेनेंस डिग्री, अगर मेंटेनेंस डिग्री पास हो रखी है, हस्बैंड और वाइफ का डिवोर्स नहीं हुआ लेकिन वो दोनों अलग रह रहे हैं, और हस्बैंड वाइफ को खर्चा भी दे रहा है, लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा वो दोनों कोहैबिटेशन के बगैर मेंटेनेंस डिग्री के अंडर रह रहे हैं, मेंटेनेंस ऑर्डर के तहत रह रहे हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। जो वाइफ अप्लाई कर सकती है वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। रेपुडिएशंस,
इसमें क्या होता था, जो सबसे पहले था जो हमारे जो 1955 के 5 के बाद भी कुछ टाइम तक जो लड़कियां थी उनकी शादी 15 साल से कम उम्र में उनकी शादी कर देते थे। तो उसके पास जो एक कंसेंट होती थी, वो रहती थी कि वो 18 साल से पहले अगर वो अपनी शादी को रिपोर्टेड कर दे, कि अस्वीकार कर दे अपनी शादी को कि मेरे को इस बंदे के साथ नहीं रहना, तो अगर वो ये कर देती है तो भी उसको डिवोर्स मिलता था, वो की रेपुटेशन के अंडर आता है। लेकिन आजकल तो जो हमारी वैलिड एज है मैरिज के लिए वो 18 कर रखी है। तो ये थे हमारे जो 4 पॉइंट थे, प्री एक्ट पोलीगैमी, रेप, सोडोमी और बिस्टेलिटी, मेंटेनेंस ऑर्डर एंड रिपुटेशन। ये 4 जो एडिशनल ग्राउंड है वो वाइफ के लिए हैं, जो कि सेक्शन 13 सब क्लोज 2 में है। अब बात आती है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। तो भाई आजकल ऐसे भी कई डिवोर्स हैं जिसमें कि जो वाइफ और हस्बैंड है वो उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है कि उनको ये मैरिज को डिसॉल्व करना है। तो ये हमारे सेक्शन 13B के अंडर आते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के। तो इसमें क्या होता है, इसको 1976 अमेंडमेंट के जरिए लाया गया था। इससे पहले जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट था उसमें इसका कहीं प्रोविज़न नहीं था जो म्यूचुअल एग्रीमेंट का, लेकिन 1976 अमेंडमेंट के बाद इसको लाया गया है। इसमें कंडीशन क्या होती हैं कि दोनों जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो सेपरेटली रह रहे हैं 1+0 से, मतलब 1 से ज़्यादा साल के लिए वो दोनों अलग रह रहे हैं, और अनएबल टू लिव टुगेदर, वो दोनों एक साथ रहने में एबल नहीं है, योग नहीं है कि दोनों में आपस में बनती नहीं है और वो एक साथ नहीं रह सकते। और म्यूचुअल एग्रीमेंट टू डिसॉल्व मैरिज, और उनके बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए इस मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए। ये 3 कंडीशन, अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होंगी तभी ही वो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स माना जाएगा। इसका प्रोसेस क्या है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स का? सबसे पहले दोनों को ज्वाइंट पिटीशन के लिए फाइल करना पड़ता है। कोई एक फाइल नहीं कर सकता है, इसमें दोनों पार्टियों का पिटीशन डालना जरूरी है और ज्वाइंट पिटीशन डाली जाएगी। 6 मंथ कूलिंग ऑफ पीरियड, इसमें जो कोर्ट के द्वारा 6 मंथ कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाता है ताकि अब 6 महीने एक साथ फिर आपको सोचने का मौका दिया जाता है, उसके बाद ही डिवोर्स की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। लेकिन जो ये 6 मंथ कूलिंग ऑफ पीरियड है ये वेरिएबल है बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142। जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 142 है जो कि उसकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट इस 6 मंथ कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव भी कर सकती है। तो ये 2 कंडीशन थी। अब हम बात करेंगे इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, जो कि आजकल अमर्जिंग कंसेप्ट है, वो सबसे लेटेस्ट कंसेप्ट जो चल रहा है वो यही है, इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। ये इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज क्या होती है ये समझ लेते हैं हम। इसको सेक्शन 13 में कहीं भी एक्सप्लिक नहीं किया गया इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, क्योंकि सेक्शन 30 में इसके बारे में कहीं भी कोई प्रोविजन नहीं दिया गया इस मैरिज के बारे में, इस ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बारे में। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है इसको अंडर आर्टिकल 142 जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। एग्जाम्पल इसकी है जो शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन का 2023 का लेटेस्ट केस है। इसमें जो डिवोर्स मिला था उन दोनों को, वो इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का कंसेप्ट ही उसमें यूज हुआ था। इसमें डिवोर्स को अलो किया जाता है मैरिज इज बियॉन्ड रिपेयर। अगर आपकी जो मैरिज है वो बियॉन्ड रिपेयर है, मतलब कि वो सही हो ही नहीं सकती, आप जो मर्जी उसमें करके देख लो लेकिन वो मैरिज दोबारा नहीं सही हो सकती, तो उसमें आपको डिवोर्स मिल जाएगा। बाईपास स्टैचुरी कूलिंग ऑफ पीरियड इन सम केसेस, और सम केसेस में आपका जो स्टैचुरी कूलिंग ऑफ पीरियड है जो हमने पीछे पढ़ा था म्यूचुअल कंसेंट के लिए, जो 6 मंथ का कूलिंग ऑफ पीरियड जो कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो इसमें उसको बाईपास किया जा सकता है। रीमैरिज आफ्टर डिवोर्स सेक्शन 15। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि अगर आपका डिवोर्स हो जाता है तो उसके बाद आप रीमैरिज कर सकते हो। तो यस, ये सेक्शन 15 के अंदर बताया गया कि आप रीमैरिज कर सकते हैं अगर आपका डिवोर्स हो रखा है, लेकिन उसके लिए जो कुछ शर्तें हैं वो ये हैं। आफ्टर डिवोर्स डिग्री इज फाइनल, अगर आपकी डिवोर्स डिग्री फाइनल हो जाती है उसके बाद उसकी कोई अपील पेंडिंग नहीं होना चाहिए। चाहे जैसे कि अगर आपकी डिवोर्स डिग्री हो चुकी है तो अपर कोर्ट में हस्बैंड या वाइफ दोनों के द्वारा किसी के द्वारा भी वहाँ अपील नहीं पेंडिंग होनी चाहिए। उसके लिए अपील टाइम अगर एक्सपायर हो गया और डिसमिस हो गया, या तो अगर आपने अपील लगा रखी है तो या तो अपील का जो आपको टाइम मिला है वो एक्सपायर हो जाएगा, या फिर आपकी अपील जो लगा रखी है वो डिसमिस हो गई है। इंश्योर लीगल क्लैरिटी बिफोर रीमैरिज, और रीमैरिज से पहले आपको इंश्योर करना है, जो लीगल क्लैरिटी है वो इंश्योर करनी है। तो ये कंडीशन है जिसके जरिए आप रीमैरिज कर सकते हैं आफ्टर डिवोर्स। तो हमने आपको जो बताया आज वो बताया था जनरल ग्राउंड क्या होते हैं डिवोर्स के लिए, जो सेक्शन 13 क्लोज 1 में आते हैं। उसके बाद एडिशनल ग्राउंड फॉर वाइफ्स हैं वो है सेक्शन 13 सब क्लोज 2
उसके बाद म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स क्या होते हैं, जो सेक्शन 13B के अंडर आते हैं, जो कि म्यूचुअल एग्रीमेंट डिवोर्स होते हैं, जो कि 1976 अमेंडमेंट के बाद आए थे। उसके बाद इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, जिसको कि था ये सेक्शन 13 में कहीं भी इसके एक्सप्लिक्ट नहीं किया गया, लेकिन ये आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। उसके बाद रीमैरिज आप कर सकते हो डिवोर्स में, हाँ ये भी आप सेक्शन 15 में आपको बताया गया, आप रीमैरिज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे कुछ लैंडमार्क केसेस की। दोस्तों डिवोर्स को लेकर बहुत सारे केसेस हैं जो आपको नेट के इंटरनेट के थ्रू भी आप उनको पढ़ सकते हो, लेकिन मैं जो आज आपको 2 केस बताने जा रहा हूँ, ये वो केस हैं जो कि आज इमर्जिंग कंसेप्ट हमारा चल रहा है इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, उसमें ये केस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो उनमें सबसे पहला केस है मनीष कक्कड़ वर्सेस निधि कक्कड़ का 2019 का केस है। इस केस में क्या होता है, जो निधि कक्कड़ होती है ये कनाडा चली जाती है और कनाडा से काफ़ी टाइम के बाद ये वापस आती है, और जब तक ये बाहर रह रही होती है तो ये मनीष कक्कड़ है जो इसके इमिग्रेशन की फाइल को भी ये नहीं लगाती ताकि वो उसको साथ लेके जा सके। इनकी जो मैरिज है वो 2003 में हो रखी थी, लेकिन 2019 में आके ये डिवोर्स के लिए फाइल करते हैं कि हम ये 1 से 1.5 महीना साथ में रह रहे होते हैं, उसके बाद ये डिवोर्स के लिए फाइल कर देते हैं। इसमें जो निधि कक्कड़ है उसका ग्राउंड थे जो डिवोर्स के, वो ये थे कि मेरे को जो मेरा हस्बैंड है वो पीटता है, क्रुएल्टी दिखाता है, लेकिन जो मनीष कक्कड़ था उसके कहने ये थे कि इसने मेरे को मेंटली हैरास किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैरिज में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ए मैरिज दैट हैज बिकम ए डेड लेटर कैन बी डिसॉल्व्ड बाय एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन अंडर 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि अगर कोई मैरिज ऐसी है जो कि डेड लेटर है, मतलब कि उस मैरिज को रिपेयर नहीं किया सकता, एक तरह डेड खत्म हो चुकी है वो मैरिज, तो उसको डिसॉल्व किया जा सकता है बाय एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन, जो कि आर्टिकल 142 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके जुरिडिक्शन को अप्लाई करते हुए जो डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की, वो इस मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है। ये था पहला केस, वो बहुत फेमस केस है मनीष कक्कड़ वर्सेस निधि कक्कड़ 2019 का, और इसी केस को आगे की कई उसके लिए प्रेसिडेंट माना गया है, कई हायरिंग के लिए इसको प्रेसिडेंट माना गया है। दूसरा केस है शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन, ये 2023 का अभी लेटेस्ट केस है। इसमें जो 5 जज बेंच था, 5 जजों का बेंच था, उन्होंने नोट किया, इसमें जो लोअर कोर्ट था उन्होंने तो जो कि इनको केस डिवोर्स प्रोवाइड कर दिया, डिवोर्स की डिग्री प्रोवाइड कर दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस डिवोर्स की डिग्री को नहीं माना था। लेकिन उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच था उन्होंने नोटेड किया था द कोर्ट कैन डायरेक्टली ग्रांट डिवोर्स ऑन ग्राउंड ऑफ इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कोर्ट है वो डायरेक्ट डिवोर्स को ग्रांट कर सकती देती है ऑन ग्राउंड ऑफ इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, जो कि आर्टिकल 142 जो कि डिस्क्रिशनरी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की, उसके तहत वो जो भी इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है उसके ग्राउंड को लेके डिवोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये 2 फेमस केस थे हमारे पास, मनीष कक्कड़ वर्सेस निधि कक्कड़ का और शिल्पा शेलाच वर्सेस वरुण श्रीनिवासन का। तो आई होप आप लोगों को ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जाने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और मेरी पिछली वीडियो को भी देखो और कमेंट करके बताओ आपको वो वीडियो कैसे लगी। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का लिंक भी मिल जाए। तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब, धन्यवाद।